Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the third lesson of Hornbill book, Discovering Tut, the saga continues. And in the previous video lecture of this lesson, we have seen that Tut's coffin was excavated from his tomb after 80 years and undergone CT scan to find out the possible clues of his death. Now let us see what happens next in this lesson. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a first long look. अब जाही हवास कौन है? जाही हवास सेक्रेटरी जनरल हैं कहाँ के? इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के। और जब वो पहली बार टूट के मम्मी को देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि मम्मी जो है बहुत ही बैड कंडीशन में है, क्योंकि जब 1920 में इसको खोजा गया था तो कार्टर ने जो भी इसके ऊपर काम किया था इसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. अब ये कार्टर कौन है? हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1922 में टुट के टॉम्ब से, टुट के कॉफिन को खोज निकाला था। एक काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद, काफ़ी लंबे निरर्थक प्रयासों के बाद उन्होंने टुट के टॉम्ब से, टुट के कॉफिन को ढूंढ निकाला था। अब यहाँ पे फ्यूटाइल का क्या मतलब है? फ्यूटाइल मीन्स पॉइंटलेस, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि निरर्थक, यानी कि अगर हम कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास, उन प्रयासों से कोई भी रिज़ल्ट ना निकले तो उसको हम फ्यूटाइल बोलते हैं। तो तमाम निरर्थक प्रयासों के बाद जो कार्टर हैं, हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1922 में टूट के टॉम्ब को ढूंढ निकाला था। इट्स कंटेंट्स, दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और यहाँ पे रैंसैक्ड का मतलब होता है रेड, गो थ्रू अ प्लेस टू स्टील और डैमेज समथिंग, यानी कि लूट लेना या किसी जगह पे जाके उसको डैमेज कर देना, कुछ चुरा लेना। एंड हैस्टली का मतलब स्विफ्टली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने टूट के टॉम्ब को ढूंढ निकाला था तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो भी बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई थी, जो भी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, जल्दीबाजी में उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली वो सारी की सारी चीज़ें अभी भी कंप्लीट थी, यानी पूर्ण रूप से मौजूद थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। और जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, यानी कि कुछ ज्वेलरीज होंगी, ट्रेजर्स होंगे, गोल्ड और टूट के डेली यूज़ की जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें अभी तक खोजे गए रॉयल कलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। और जब टूट के टॉम्ब को खोला गया तो उसमें जो भी ट्रेजर्स निकले और ख़ास करके जो गोल्ड से बने आर्टिफैक्ट्स थे और कभी न ख़त्म होने वाली जो उनकी चमक थी, वो कहीं ना कहीं ये गारंटी दे रही थी कि टूट जो है फिर से ज़िंदा होगा या फिर से टूट का पुनर्जन्म होगा। रिस्टोरेक्शन का मतलब होता है रिस्टोरेशन या रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ।
और ये सब चीज़ों को देख के एक लोगों के मन में एक सेंसेशन सी दौड़ जा रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और आज की डेट में भी जो टूट का टॉम्ब है या टूट से रिलेटेड जो भी एंटीक चीज़ें हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लोगों का अटेंशन आज भी बना हुआ है पहले की तरह ही। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wines। और टूट को जब बरी किया गया था तो उसके साथ उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें, ऐसा माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये माना जाता था कि कोई भी मर जाता है तो वो फिर से वापस ज़िंदा होकर आता है। तो इसी सोच के साथ टूट की सारी चीज़ें टूट के टॉम्ब में उसके साथ ही दफन कर दी गई थी। और उसमें क्या क्या मिला? बोर्ड गेम्स, यानी कि पासे का एक तरीके से गेम होता है, कुल मिला के ये शतरंज के खेल के जैसा होता है। और ब्रॉन्ज का रेज़र मिला, लेनिन के अंडर गारमेंट्स और खाना और वाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं टॉम्ब से निकली। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोज funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willows and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, with faded evidence of burial in March or April. अब यहाँ पे फ्यूनररी ट्रेजर का मतलब होता है द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग वॉज बरीड। मतलब यहाँ पे फ्यूनररी ट्रेजर का मतलब द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग वॉज बरीड, यानी कि वो बहुमूल्य चीज़ें जिसके साथ राजा को दफनाया गया था। एंड नेस्टेड कॉफिन्स, यहाँ पे नेस्टेड कॉफिन से मतलब ये है कि देयर वर 3 कॉफिन्स प्लेस्ड इन वन अनदर इन ऑर्डर टू decreasing size, and the innermost coffin houses the body of the king। यानी कि 3 डिफरेंट साइज़ के कॉफिन्स थे जिनको कि एक के बाद एक अंदर रखा गया था। सबसे बड़े कॉफिन में उससे छोटे कॉफिन को, और उस छोटे कॉफिन में सबसे छोटे कॉफिन को रखा गया था, और सबसे छोटे कॉफिन में किंग की बॉडी को रखा गया था। तो महीनों लंबे केयरफुल रिकॉर्डिंग के बाद जो कार्टर साहब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें फ़ेरो के फ्यूनररी ट्रेजर से मिली थी उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में नोट कर लिया। उसके बाद कार्टर ने जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में ही ओपन द फर्स्ट, पहले वाले कॉफिन को खोला तो वहाँ से उनको क्या मिला? ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। अब यहाँ पे श्राउड का मतलब क्या है? श्राउड अ लेंथ ऑफ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, यानी कि कपड़े का एक टुकड़ा जिससे कि किसी के डेड बॉडी को ढका जाता है, ठीक है। और एडोर्न्ड का मतलब है डेकोरेटेड। तो जैसे ही उन्होंने पहले सबसे बड़े कॉफिन को खोला तो उसमें से उनको एक डेड बॉडी को ढकने वाला कपड़ा मिला, और गार्लैंड ऑफ विलोज एंड ऑलिव लीव्स, ऑलिव की पत्तियां मिली, और माला मिला। माला गार्लैंड ऑफ विलो का मतलब होता है अ व्रेथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक सर्कुलर मुकुटनुमा फूलों से जो है मिला के बनाया जाता है, जिसको कि जब कोई मर जाता है तो उसके बॉडी के ऊपर रख के उसको होमेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें जो हैं पहले कॉफिन से मिली, और कुछ वाइल्ड सेलरी और लोटस पेटल और कॉर्न फ्लावर्स भी मिले, जो कि ये बता रहे थे कि जो बुरियल था टुट का वो मार्च और अप्रैल के महीने में किया गया था, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जैसे कि सेलरी, वाइल्ड सेलरी है, लोटस पेटल्स हैं और कॉर्न फ्लावर्स हैं, ये सब मार्च और अप्रैल के मंथ में ही मिलते हैं। तो इससे एक क्लू निकल के आया कि
जब टुट को दफनाया गया था तो वो महीना मार्च या अप्रैल का रहा होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब फाइनली वो तीसरे या सबसे छोटे कॉफिन को उन्होंने खोला तो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब वो परेशानियाँ क्या थी? द रिचुअल रेजिन हैड hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? और अब परेशानी क्या थी? परेशानी वो रिचुअल रेजिन था। अब यहाँ पे रिचुअल रेजिन या रिचुअल का मतलब क्या है? रिचुअल में वो रेजिन जिसको कि ममीफिकेशन के सेरेमनी के टाइम यूज़ किया जाता है मम्मी को कॉफिन में फिक्स करने के लिए। और जो रेजिन होता है एज अ स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। रेजिन एक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, स्टिकी होता है और फ्लेमेबल होता है। तो इस रेजिन की मदद से टुट के बॉडी को रिबन्स में, कपड़ों के रिबन्स में लपेट के रेजिन की सहायता से सॉलिड गोल्ड के कॉफिन में रखा गया था। और इस रेजिन की वजह से जो बॉडी थी वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो गई थी सॉलिड गोल्ड के कॉफिन से। अब कार्टर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि किस तरीके से मम्मी को इस गोल्ड कॉफिन से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि जो है टूट के बॉडी को उसमें से निकाला जाए, लेकिन सारे प्रयास जो हैं विफल होते नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने अपनी किताब में आखिरकार ये लिखा भी कि आखिर किया क्या जा सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन। और इजिप्ट में इस महीने में जो सूरज की गर्मी होती है वो बहुत तीखी होती है, और कार्टर साहब ने क्या किया, इस गर्मी की मदद से उन्होंने रेजिन को थोड़ा लूजन करने की कोशिश की, थोड़ा उसको ढीला करने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे कॉफिन को टूट के बॉडी के सहित ही धूप में रख दिया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब उन्होंने धूप में, चिलचिलाती धूप में मम्मी को बाहर रखा तो धूप की वजह से मम्मी का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। नथिंग बर्स्ट। अब यहाँ पे बर्स्ट का मतलब है मूव्ड आर शिफ्टेड और स्लाइट मूवमेंट। तो कुछ भी जो है मूव नहीं हुआ, यानी कि धूप में रखना भी जो है बेकार साबित हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। फिर उन्होंने क्या कहा कि कोई भी तरीका जो है काम नहीं आया और आखिरकार उन्हें चिसल का यूज़ करके इस कॉफिन में से बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा। चिसल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि किसी चीज़ को काट के निकाला जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला।